डॉक्टर के रूम की तरफ भागा था। रास्ते में ही उसे सीढ़ियों की तरफ शोर सुनाई दिया था। इससे पहले कि वो छत की तरफ दौड़ता, उसकी नजर नीचे उतरते इंस्पेक्टर अली पे गई। उसे ही यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी थी उसने। शुक्र है सर, आप आ गए। वो उस्मान की तरफ देखता आगे बढ़ा था। अली, क्या है ये सब? इधर हवालदार काशिफ की लाश खून में भरी पड़ी थी और वो हाशिर की तरह। क्या हो रहा है ये सब तुम लोग? उस्मान उसे देखते ही बोलना शुरू हो गया था। उसकी गलती थी, उसने एक नए आए लड़के को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। वो तो पहले ही ऊपर से सख्त प्रेशर बर्दाश्त कर रहा था और अब पता नहीं क्या हो गया था। सर प्लीज, इस वक्त इन सब सवालों का वक्त नहीं है। वो हाशिर इस वक्त छत पे है सर, और उसने एक छोटे से बच्चे को यरगमाल बना रखा है। कहता है उसे यहाँ से निकालने, वरना वो बच्चे को गोली मार देगा। सर जल्दी चलें, वो बच्चा बीमार है, वो उसे मार देगा। वो पहले ही हमारे एक हवलदार को मार चुका है। सर प्लीज जल्दी करें। वो उस्मान को सारी बात बताता अपने पीछे आने को कह रहा था और उस्मान उसको बेइंतहा गुस्सा आया था। तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए खड़ा किया था, इतना सब हो गया और तुम सब लोग एक मुजरिम तक को पकड़ न सके। वो गुस्से में बोलता ऊपर जा रहा था। वो लोग लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पहले ही भगदड़ मची हुई थी। वो मजीद पब्लिक को खौफजदा नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सामने का मंजर देखकर वो भी डर गया था। हॉस्पिटल की छत पे अंधेरा छा रहा था, तेज हवा चल रही थी, आसमान काले बादलों से भरा था जो किसी भी वक्त बरसने को तैयार थे। हाशिर हॉस्पिटल के ड्रेस में ही था। उसके सर के ऊपर और हाथों में, हत्ता के चेहरे पर भी छोटी छोटी बैंडेज लगी हुई थी। और उसके साथ खड़ा वो कोई 7 से 8 साल का बच्चा होगा, जिसकी गर्दन में हाशिर ने अपना एक बाजू रखा हुआ था और दूसरे हाथ में पकड़ी गन बच्चे की कंपटी से लगा रखी थी। बच्चे के हाथ पर ड्रिप्स की सुइयां लगी थी। वो मुसलसल रो रहा था। सामने खड़े हवलदार और इंस्पेक्टर हाशिर पे पिस्तौल ताने खड़े थे। ओह मेरे भाई, मेरे दोस्त उस्मान, तुम यहाँ आ गए। अब जल्दी से यहाँ से मुझे बाहर निकालो, वरना मैं सबको मार दूंगा। हाँ, सबको मार दूंगा, तुम्हें भी। और कहा। वो इस वक्त कोई जहनी मरीज ही लग रहा था, जो कि उस्मान को देखते ही शुरू हो गया था। देखो हाशिर, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, फिर जो तुम कहोगे वो करेंगे। वो हाशिर को बहला फिसला के बच्चे को उससे लेना चाहता था। नहीं, पहले इनको कहो अपनी गन नीचे करें सब। उस्मान मेरे भाई, मुझे बचा ले, वो रूहानी आवाज में बोला था। उस्मान, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मुझे मत मार, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया। उस्मान मुझे बचा ले, वो रोने लगा था। और उस्मान के आने से पहले वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। ठीक है, वो सबको इशारा करता बोला था, ये लो मेरी गन और ये सबकी गन है। उस्मान बस किसी तरह उसको बच्चे को छुड़वाना चाहता था। उस्मान थोड़ा नरम पड़ गया था। 4 साल से वो एक साथ थे, बहुत सी अच्छी यादें भी थी। इससे पहले कि वो मजीद उस पर तरस खाता, उसकी आवाज कानों में टकराई थी। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? हाशिर कहा लगाता हुआ बोला था। पहले मेरे बात को छोड़, फिर एक हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे, फिर सोचूंगा। वो कमीनगी से बोला था। सामने खड़ा इंस्पेक्टर अली मुसलसल हाशिर को गोली मारने का इशारा कर रहा था। वो जानता था उस्मान के पास एक और गन थी। चुप कर बे साले, किस तरह मुंह खोला हुआ है? हाशिर रोते हुए बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मारता बोला था। वो बच्चे को लिए छत के किनारे पर खड़ा था। उस्मान की बर्दाश्त यहीं तक थी। बच्चा रो रो के हलकान हो गया था। उस्मान ने बिजली की सी तेजी से गन निकालते ही 2 फायर किए थे। हाशिर अपना बैलेंस नहीं रख पाया था और आंख झपकते ही वो नीचे जा गिरा था। हॉस्पिटल की 7 मंजिला इमारत से वो पलक झपकते ही नीचे गिरा था। सामने खड़े हवलदार ने भाग कर बच्चे को पकड़ा था। ये क्या हो गया था? वो कुछ समझ नहीं पाया था। हाशिर कहाँ गया था? उस्मान किसी ट्रांस किसी कैफियत में आगे बढ़ता नीचे देखने लगा। वो सर के बल सड़क पर गिरा था, खून सड़क पर फैला हुआ था। वो मर गया था। हाशिर मर गया था। उसने अपने दोस्त को मार दिया था, लेकिन अगर वो उसे ना मारता तो वो भी मुजरिम होता। नीचे उसकी लाश उठाई जा रही थी। वो शिकस्तज़दा कदमों से सीढ़ियां उतरता नीचे जा रहा था। उनकी दोस्ती को किसी की नजर लग गई थी। यादें खत्म करना आसान नहीं होता। उसकी आंखें धुंधला गई थी। मंजर बदला था। वो यूनिवर्सिटी में आने वाले लड़कों की रैगिंग कर रहे थे। हाशिर उन सब के लिए बर्गर खरीद कर ला रहा था और वो उसकी जेब खाली कर चुके थे। वो उनको गालियां दे रहा था और वो सब कहे लगा रहे थे। एक और मंजर बदला था। उनकी लड़ाई हो गई थी।
عثمان اور ولید بہت بری طرح سے پٹ گئے تھے جب آریان اور ہاشم نے آ کر ان 10 لوگوں کو وہاں سے بھگایا تھا جو انہیں مارنے آئے تھے۔ پھر ایک اور منظر بدلا۔ وہ کراچی ساحل سمندر پر بیٹھے تھے، تبھی ہاشم شرارت سے ان کے اوپر پانی اچھالنے لگا اور پھر وہ ایک دوسرے کو پانی سے بھگو گئے۔ پھر منظر بدلا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ کلب میں ڈانس کر رہے تھے جب پولیس کا چھاپا پڑا۔ عثمان تب پولیس میں نہیں تھا۔ ہاشم نے سب سے پہلے پولیس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت مشکل وہاں سے باہر نکلے تھے اور وہ چاروں بچ گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے باہر آ گیا تھا۔ لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ گھر نہیں جا سکتا تھا آج۔ وہ سب دوست تھے، وقت میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ ہاشم نے ولید کو مارنے کی کوشش کی۔ اگر اس کی قسمت میں زندگی نہ ہوتی تو وہ آج زندہ نہ ہوتا اور وہ ایک اور دوست کو کھو چکا ہوتا۔ ولی کی ماں، اس معصوم عورت کو ہاشم نے اپنے راز کھل جانے کے ڈر سے مار دیا۔ آریان، اس کی زندگی جہنم بنا دی اس نے۔ آریان کے بابا، وہ جانتا تھا اس کے پیچھے وہ ہاف ہمدانی تھا، لیکن لالچ میں ہاشم اتنا آگے نکل گیا کہ اسے وہ تینوں دوست نظر ہی نہیں آئے۔ وہ تھوڑی دور جا کر گاڑی روک چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ مجرم تھا اور اس نے اپنی ڈیوٹی کی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑتا دوستی کے لیے تو وہ باقی دوستوں کو خطرے میں ڈال دیتا۔ میں زرین خان، یا پھر زرین ارتضیٰ افندی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک ایسے گھر میں پایا جہاں میری قدر و اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا وجود وہاں موجود ہر شخص کے لیے ناقابل قبول تھا، سوائے ایک انسان جو کہ میری خالہ تھی۔ ہاں، وہ میری خالہ تھی۔ مجھے بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ میرا ہر ممکن حد تک خیال رکھتی، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی قدم جوانی کی دہلیز پر رکھے، بہت سی چبھتی نظریں میرے وجود کے آر پار ہونے لگی، جنہیں پہلے تو میں کم عمری کی وجہ سے سمجھ نہیں پائی۔ میرا سکول ختم ہوا، مجھے اسکالرشپ پہ کالج میں داخلہ مل گیا کیونکہ میں پڑھائی میں اچھی تھی۔ گاؤں میں بہت سی میری دوستیں تھیں۔ گاؤں میں بہت سے لڑکے جب میں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی تو مجھے دیکھتے، کبھی کوئی میرے نزدیک کوئی خط چھوڑ جاتا، لیکن میں ان سب چیزوں سے دور رہتی تھی۔ مجھے پڑھ کر کچھ بن کر آزاد زندگی گزارنی تھی۔ میری زندگی کی قیامت اس دن ہوئی جس دن وہ سایہ دار شخصیت اس دنیا سے چل بسی۔ ان کے جانے کی کچھ دن بعد ہی میری عزت اور زندگی خطرے میں پڑ گئی جب میری خالہ کا شوہر، جسے ساری زندگی میں نے انکل کہا، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ مجھے میری دوست نے کہا میں ان ظالموں سے دور بھاگ جاؤں، یہاں میری بوٹیاں نوچ لیں گے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ بھاگتے ہوئے میں ایک ایسے شخص کی زندگی میں داخل ہو گئی جو خطرناک تھا، ظالم تھا، بے رحم تھا، ستمگر تھا۔ اس نے میری ذات کا برم تو رکھ لیا مجھ سے نکاح کر کے، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی زندگی سے متعارف کروایا کہ مجھے خود سے ہی نفرت ہونے لگی۔ وہ ہر رات میرے جسم کے بخیے اتیرتا، ہر رات میرے جسم کو رونتا، ہر رات میرے جسم کو کسی بے جان چیز کی طرح استعمال کرتا، اور کب وہ شخص میری زندگی کا اہم حصہ بن گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کی قربت جو مجھے کراہیت اور نفرت کا احساس دلاتی تھی، کب مجھے سکون دینے لگی میں یہ جان نہیں سکی۔ اس کا جنون مجھے اچھا لگنے لگا، اس کی شدتیں میری ضرورت بنتی گئی اور میں اس کی محبت میں ڈوبتی گئی۔ آریان خانزادہ، وہ شخص اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت تھا، مغرور تھا، ستمگر تھا، میرا شوہر تھا، میری زندگی تھا۔ میں محبت کے جذبے سے نہ آشنا تھی، اس نے مجھے اس جذبے سے متعارف کروایا۔ میں خود کو غیر ضروری اور کمتر سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی محبت سے مجھے میری قدر و قیمت کا احساس دلایا۔ اس کی میری زندگی میں آنے کے بعد مجھے سب مل گیا جس کی مجھے حسرت تھی۔ زرین خان مکمل ہو گئی تھی آریان خانزادہ سے جڑنے کے بعد۔ ارتضیٰ افندی، میرے بابا، مجھے بتایا گیا تھا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی، تحفظ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ یہ بھی مجھے آریان خانزادہ کی وجہ سے ہی نصیب ہوا۔ میں نے باپ کی محبت حاصل کی۔ ہر لڑکی کی طرح میرا بھی خواب تھا شادی کرنا، دلہن بننا، سجنا سنورنا۔ مجھے لگا تھا شاید میں کبھی دلہن نہیں بن پاؤں گی کیونکہ بیوی تو میں بن گئی تھی، لیکن مجھے میرے بابا نے دلہن کے روپ میں ایک بار پھر آریان خانزادہ کے سپرد کر دیا۔ وہ جو ساری دنیا سے میرے لیے لڑا ہے، وہ جو میرے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا،
वो जो मुझे हर चीज से ज्यादा चाहता है, वो जो मेरी मोहब्बत है। हाँ, वो मेरी मोहब्बत है, मुझे ये इतराफ करने में कोई आर नहीं। मैं जरीन इर्तजा अफंदी, आज से एक बार फिर जरीन खान हूँ, आर्यान खानजादा की बीवी, खान फैमिली की बहू। मैं हूँ जरीन खान। मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे चाहत थी। मैं इस वक्त आर्यान खानजादा के कमरे में उसकी सेज पर बैठी हूँ। सिकंदर विला में मेरा इस्तकबाल आज बहुत शानदार हुआ, क्योंकि मैं इस घर के अकलौते बेटे की मोहब्बत हूँ। ये कमरा इतना खूबसूरत है और वो सामने लगा पोर्ट्रेट उससे भी ज्यादा हसीन। पोर्ट्रेट में नजर आने वाला शख्स बहुत खूबसूरत है, साफ उजली रंगत, ब्राउन बाल, हल्की दाढ़ी और मूछें। ये शख्स मेरा था। इस शख्स को मुझ में क्या नजर आया जो मेरे लिए दुनिया त्याग दी, मैं अक्सर ये सोचती हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, क्योंकि कमरे के बाहर कदमों की आवाज आ रही है, उस सितमगर के कदमों की चाप। शायद खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही थी, कमरे में सर्दी हो रही थी एसी की वजह से। दरवाजा खुला था और मुस्कुराता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सामने बेड पे हल्का सा घूंघट निकाले बैठी थी। वो वास्किट उतारता उसके सामने बेड पे जा बैठा। उसके घूंघट के उस पार से हल्का सा चेहरा नजर आ रहा था। वो उसे कुछ देर देखता रहा, गोद में रखे सफेद हाथ जिन पे मेहंदी की कमी थी। फिर अचानक से थोड़ा आगे बढ़ा और उसका घूंघट पीछे को कर दिया। कितनी देर तक उसे देखता रहा। वो नजरें झुकाए बैठी रही। वो नर्वस हो रही थी, अगरचे वो उसके साथ पहले से रह रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे नर्वस हो रही थी। अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी कि मेरा खुद पे कंट्रोल खत्म हो रहा है, वो उसके दोनों हाथों को थामते हुए बोला था। वो जेब से सुर्ख रंग का केस निकाल रहा था। जरीन की आंखें कभी उठती और कभी झुक जाती थी। वो कमीज शलवार कम पहनता था, इसलिए आज वो सफेद कमीज शलवार में बहुत अच्छा लग रहा था। वो अभी भी उसके हाथों को थामे हुए था। मैंने तुम्हें अब तक बहुत तकलीफें दी हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ रखा। वो दिन जब हम पहली दफा मिले थे। वो एक लम्हे को रुका। उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में वो गहरे नीले रंग के हीरे वाली अंगूठी पहना रहा था, जिसके इर्द गिर्द सफेद नन्हे हीरे जुड़े थे। उसकी सफेद मुखरूती उंगलियों में अंगूठी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी या उसकी उंगलियां, वो ये फैसला नहीं कर पाया था। अंगूठी की चमक आंखों को चंदिया रही थी। जरीन कितने लम्हों तक अंगूठी को देखती रही थी। वो अंगूठी यकीनन बहुत कीमती थी। तब मैं एक जानवर था, क्या उससे भी बदतर। शराब के नशे में धुत होकर दोस्तों के साथ न जाने क्या करता रहता था। उस रात जब तुम मुझे मिली, आर्यान, प्लीज जो हुआ उसे भूल जाते हैं हम। मैं भी कोशिश करती हूँ, आप भी। वो देख रही थी। वो ये सब बताते कितना शर्मिंदा नजर आ रहा था। नहीं, अगर आज नहीं ये सब मैंने कहा तो शायद कभी ना कह सकूं। मुझे पता है ये सुनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जरीन, आज से एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, इसलिए मुझे मत रोको। वो अब भी उसके हाथों को पकड़े हुए था। कमरे में एसी की वजह से अच्छी खासी ठंडक थी, लेकिन वो देख सकती थी कि उसके माथे पे पसीने की चंद बूंदें थीं। ये सब उन दोनों के लिए ही मुश्किल था। मेरा बचपन हर उस बच्चे की तरह गुजरा जो इलियट क्लास से ताल्लुक रखता है। मेरे माँ बाप ने मुझे महंगे स्कूल, एकेडमी, हॉस्टल में भेजा, जहाँ मेरे लिए एक मिनट भी खाली नहीं होता था। मैं जब भी घर जाता तो मेरा दिल करता कि मुझे भी इस तरह से मॉम प्यार करे जिस तरह मेरे बच्चों को देखता था। मैं डैड के साथ पिकनिक पे जाना चाहता था, मॉम डैड के साथ समुंदर पर जाना चाहता था, रेत का घर बनाना चाहता था। लेकिन मैं जब भी घर आता, मेरे माँ बाप या तो मसरूफ होते, इसलिए घर में ही ना ठहरते, या फिर एक दूसरे से झगड़ा करते। इसी तरह मैं बड़ा हो गया और सही गलत का फर्क भूल गया। वो खामोश हुआ था, या फिर उसके माथे का दर्द उसे याद आया था। वो बगौर उसे सुन रही थी। पहली बार वो इतना खुल के अपने बारे में बता रहा था। हकीकत तो यह है कि उस रात मैं तब सिर्फ एक भूखे मर्द की तरह तुम्हारा जिस्म हासिल करना चाहता था, एक ऐसा मर्द जो शराब के नशे में धुत था। मगर शायद तुमने इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल होना था, वरना एक नशे में धुत मर्द को रोकना आसान नहीं होता। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे निकाह के वो बोल बुलवाए और हमारा रिश्ता जायज बन गया, वरना। वो कुछ देर रुका था। जरीन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी शायद, लेकिन तुमने पता नहीं कितनी दुआएं की थी जो कुदरत तुम पे मेहरबान थी। वो तंजिया हंसा था।
पता नहीं कुदरत तुम पे मेहरबान थी या मुझ पे, जो तुम अचानक से मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई। मैंने सुना है कि निकाह औरत के कदमों को सिर्फ उसके शौहर तक कैद कर देता है, एक जंजीर की तरह, लेकिन इस निकाह ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी। उस रात के बाद तुम ना चाहते हुए भी मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती थी। उससे तंग आकर मैंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरफ लौट गया, तुम्हें बुलाने की खातिर, लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे कोई दूसरी लड़की, कोई औरत अच्छी नहीं लगती थी। मैंने बहुत दफा कोशिश की अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की और तुम्हें छोड़ने की, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब मैं जिंदा ही न रह सकूं। वह फिर से चंद लम्हों के लिए रुका था। उसकी आंखों में देखा था, वो अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैं जब भी आंखें बंद करता तो तुम्हारी आंखें मेरे सामने आ जाती। मैं फिर उसके बाद मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता था। जिस रात मैंने तुम पे हाथ उठाया, उस रात में अंदर से बहुत डिस्ट्रैक्ट था। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था। मैं लड़कियों की जंजीरें अपने कदमों में नहीं बांधने वाला इंसान था। मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे वो। मेरा दोस्त लापता था। शक था कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं होगा और उसके कत्ल का इल्जाम मुझ पे था। दिल और दिमाग में एक जंग थी तुम्हें लेकर, लेकिन अगली सुबह जब मैं तुम्हें लेकर मरी गया तो मैं सोच चुका था कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर सबसे मुश्किल था तुम्हारा भरोसा जीतना, तुम्हारी मोहब्बत पाना, तुम्हें हासिल करना, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी खुशी से। तुम्हारा मुझसे नफरत करना मेरे दिल को बहुत तकलीफ देता था। तुम्हारा मुझ पर भरोसा ना करना मुझे हर पल किसी ताजियाने की तरह लगता था। ऐसा होता है जब हम किसी से बेपनाह मोहब्बत करें और वो हमें देखना पसंद न करे। और फिर शायद मेरी कोई नेकी काम आ गई। मैंने तुम्हारी मोहब्बत और भरोसा हासिल कर ही लिया, अगरचे ये बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम आज की वो याद दिन भूल जाओ। आर्यन की आंखों में हल्के से आंसू चमके थे। मैं तो कब का आपको माफ कर चुकी हूँ। अब तो मैं वो सब याद भी नहीं करना चाहती। मैं बाकी की जिंदगी आपसे मोहब्बत करते हुए गुजारना चाहती हूँ। वो आर्यन का हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाकर बोली थी। सामने बैठा शख्स दिलो जान से कबूल था उसे। वो हल्का सा मुस्कुराया था, उसकी तरफ देखा था। वो हसीन लड़की उसके दिल में रहती थी, जो उसकी बीवी थी, जो उससे उसका वारिस देने जा रही थी। क्या देख रहे हैं? काफी देर उसे देखता रहा तो उसने पूछ लिया, अब तो नहीं भागोगी? मुझे पता है तुम मुझसे दूर भागने के लिए 100 मंसूबे बना चुकी थी। वो शरारत से मुस्कुराया था। वो उसे खामोश नजरों से देखती रही चंद लम्हे, फिर आहिस्ता से बोली, मैं डर गई थी। वो कुछ पल रुकी थी, आर्यन के हाथ को अपने नरम सीने पर दिल के मुकाम पर रखा था। मैं डर गई थी जब आपने मुझसे बात नहीं की। मैं डर गई थी जब मुझे अगवा किया गया, और तब जब मुझे लगा मेरी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। मुझे लगा कि मैं आपकी अमानत में खयानत कर दूंगी। मैं डर गई थी शायद कि मैं हमारा बच्चा खो दूं। आपको गोली लगती तो। उससे कुछ बोला नहीं गया था, आवाज रुंध गई थी। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में बढ़ लिया था और वो उसके सीने पर सर रख के रो दी थी। आपको होश नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कहीं मैं आपको खो ही ना दूं। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे कहीं जा सकता हूँ? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा तंग किया। वो उसे गले से लगाया, अपने लबों से उसके चेहरे को चूम रहा था। जरीन रोना बंद कर चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। वो उसकी आंखों में देखता, उसकी ज्वेलरी एक एक करके उतार रहा था, जबकि जरीन उसकी गुर्बत में खुद को सौंप चुकी थी। वो आंखें बंद कर चुकी थी। उसका सब कुछ अब से वही शख्स था। वो जो खुद को रोके हुए था अब बहक गया था। उसकी ज्वेलरी उतारता उस पे झुक गया था, उसके लबों को एहतियात से नरमी से चूम रहा था। वो भी उसका साथ दे रही थी, उसके बालों को आजाद कर रहा था, और दूसरे हाथ से वो कमरे में मौजूद लाइट को बंद कर गया था। अब सिर्फ एक लैंप चल रहा था जिसकी हल्की रोशनी उनको एक दूसरे की ओर करीब कर रही थी। वो उसके लबों को आजाद करता रुका था और अपनी कमीज को उतारता साइड पे रख रहा था। वो उसकी गर्दन पे अपने लबों से निशान छोड़ रहा था। जरीन के हाथ उसकी कमर पे और उसके बालों में चल रहे थे। वो उसकी आंखों में देख रहा था, शायद एक छुपी हुई इजाजत थी आगे बढ़ने की। वो उसे उल्टा लेटाता, उसकी गर्दन से बाल हटाता अपने गर्म लबों को रह गया था। जरीन की जान निकल गई थी। अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं था।
वो अपने लबों से उसकी कमर पर चलता, दांतों से उसकी मेहरून मैक्सी की जिद खोल रहा था। अंदर से दूधिया बदन उसके सामने था, उसके बरा के स्ट्रिप नजर आ रहे थे। वो उसको उस बारी भरकम मैक्सी से आजाद कर गया था। अब वो सिर्फ एक बरा में और ट्राउजर में थी। उसके नरम उबार कैद में थे, जिन्हें वो आजाद करने के लिए बेचैन था। कुछ लम्हे वो उसे गहरे सांस लेता देखता रहा। पता नहीं वो इतनी खूबसूरत क्यों लगती थी उसे कि वो उसे देखते ही पागल हो जाता था। जरीन उसे खुद पे महसूस ना करके आंखें खोली तो वो सामने बैठा उसे मखमूर आंखों से देख रहा था। जरीन ने अपनी बाहें उसके गले में डालकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया और वो उसके जिस्म की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा, जबकि वो उसके चेहरे को अपने नाजुक लबों से चूम रही थी। चेहरे से होती हुई वो उसकी गर्दन पे मौजूद उस हड्डी पे अपने लब रख गई थी जो उसके बोलने पे उसे अच्छी लगती थी। आर्यन से उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता था। वो उसका ट्राउजर भी उतार गया था। अब वो सिर्फ 2 लिबास में थी। वो उसकी आंखों से होता उसके नरम सीने पे जा पहुंचा। उसके नरम उबार जो कैद में थे उन्हें अपने लबों से चूम रहा था। उसका दूधिया बदन उसकी कमजोरी था। वो एक बार फिर से उसे उल्टा करता, अबारों को आजाद कर गया था। एक हसीन मंजर उसके सामने था। उसके सफेद नरम उबार पे नजर आती वो खून की बारीक सी वेन्स जो आगे जाकर खत्म हो जाती थी। उसके उबारों पे लगे वो गुलाबी से निशान और वो गहरे सांस लेती उसे पागल कर रही थी। वो उस पे झुक गया था नरमी से। वो उसके गुलाबी निशानों को लबों में ले गया था। वो डर रहा था कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसलिए नरमी से एहतियात से वो उसे छू रहा था। किसी कांच की गुड़िया की तरह वो उसका ख्याल रख रहा था। आज उसके हर अमल में नरमी थी, एहतियात थी। वो उसकी मताए जान थी। वो खुद को लिबास से आजाद करता उसकी टांगों के दरमियान बैठ गया था। वो उसकी आंखों में देखता शायद इजाजत ले रहा था, जिसके जरीन बिन पानी की मछली की जैसे तड़प रही थी। वो उसे खुद पे खींच रही थी। वो उसे खुद में उतारने के लिए बेताब थी और फिर आहिस्ता से वो खुद को उसमें उतारता गया। एक सुकून की सांस जरीन के लबों से खारिज हुई थी। कहाँ वो उसकी गुर्बत से नफरत करती थी और आज वो खुद उसकी गुर्बत के लिए पागल हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर तक जा रहा था। दोनों के जिस्म मिल गए थे। उनकी जिंदगी, उनकी मोहब्बत मुकम्मल थी। रात गहरी होने के साथ वो एक दूसरे से मजीद नजदीक हो गए थे। बारिश तेज हो गई थी। गर्मी का जोर टूट गया था, लेकिन कमरे में वो दोनों वजूद पसीने से तर थे। अगली सुबह वो उसकी बाहों में कैद थी। जब उसकी आंख खुली वो दोनों लिबास से आजाद थे। वो आहिस्ता से उठी थी। उस जान से अजीज शख्स के माथे पे अपने लब एहतियात से रखती, वो चादर अपने गिरद लपेटती, कपड़े लेती, फ्रेश होने चली गई। वो वापस आई तो वो उठ चुका था। उसे अपनी बाहों में भरता, उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारता एक बार फिर बहक रहा था। वो जल्दी से पीछे हटी थी। आप जाके फ्रेश हो जाएं। 10 बज रहे हैं, सब क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं। वो उसके लबों को एक उंगली से छूता उसके सीने पे आकर रुका था। तुम हर रात मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगती हो। जितनी दफा तुम्हारे नजदीक आता हूँ उतनी दफा लगता है कि पहली बार तुम्हें छू रहा हूँ। वो उसकी और अपने अक्स को मिरर में देखता बोला था। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई थी। आर्यन, नाश्ते के लिए आ जाओ। आज तो सब एक साथ नाश्ता कर लें। ठीक है, आ रहे हैं। वो मिसेस ज़ारा को जवाब देता बोलता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था और वो तैयार होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जरीन गुलाबी रंग की एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में थी, कंधों पर बाल गिरा रखे थे, दुपट्टे को अच्छी तरह सामने फैला रखा था। रात के प्यार के गहरे निशान छुप चुके थे, जबकि आर्यन अपने पुराने स्टाइल में ही था। टी शर्ट और जीन्स में वो हमेशा की तरह अच्छा लग रहा था। एक खुशगवार माहौल में नाश्ता हो रहा था। मुलाजिम एक तरफ खड़े किसी चीज की जरूरत पर मिसेस ज़ारा सिकंदर के एक इशारे के मुंतजर थे। मैं सोच रही हूँ कि हम एक ग्रैंड रिसेप्शन कर लेते हैं। शादी तो हम कर नहीं सके, ना मैं कोई तैयारी कर सकी। मिसेस ज़ारा कांटे से फ्राई अंडा खाती बोली थी। वो इस वक्त मुकम्मल तैयार थी। स्याह स्लीवलेस टॉप पहने, सुनहरी बालों का जूड़ा बनाए हुए थी। कानों में मोटे मोटे टापस उनके चेहरे को हसीन बना रहे थे। हाँ ठीक है, मेरे भी दोस्त हैं। जिस चीज को पता चलेगा वो एतराज करेगा। एक रिसेप्शन पार्टी रख लेते हैं, क्यों आर्यन, तुम्हारा क्या ख्याल है? सिकंदर साहब भी बोले थे। वो आर्यन के जवाब का इंतजार कर रहे थे, जो कि इस तरह नाश्ता कर रहा था जैसे कि आखिरी बार सैंडविच खाने को मिला हो।
आराम से खा लो, यहाँ से कुछ भाग कर नहीं जाएगा, सब चीजें बेजान हैं। तुम्हारी बीवी क्या सोचती होगी, तुम ऐसे खाते हो? मिसेस ज़ारा नागवारी से बोली थी, एक नजर मुलाजमीन पर भी डाली थी। वो ये सब तमाशा देख रहे थे। हमारे पास रिसेप्शन के लिए टाइम नहीं है, 2 दिन बाद हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मेरी एक बिजनेस मीटिंग है और उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि मिसेस ज़ारा बोल पड़ी थी। तुम लोग अपने हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? नहीं, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद हम वर्ल्ड टूर के लिए जाएंगे, शायद 1 महीना या उससे ज्यादा। वो अपने पिन से मुंह साफ कर रहा था। वर्ल्ड टूर? सिकंदर साहब हैरानी से बोले थे। जी, वर्ल्ड टूर। मोबाइल पे बीप हुई थी। उस्मान का मैसेज था, उसे उस्मान से मिलने जाना था। वो और वलीद फार्म हाउस आ रहे थे। वो वहां से उठ गया था। जरीन को मिसेस ज़ारा ने रोक लिया था। वो उसको लेकर गिर दिखा रही थी और फिर उसे लेकर पार्लर चली गई थी। उनकी बहू को पार्टी में सबसे हसीन लगना चाहिए था। ये मंजर एक बेडरूम का था। कमरे में मलकचा अंधेरा था, पर्दे घिरे हुए थे। 2 वजूद नींद बरहना अंदाज में एक दूसरे से चिपके सो रहे थे। उनकी नींद में खलल फोन कॉल से हुआ था। बमुश्किल आंखें खोलता वलीद उठा था और फोन कान पे लगाया था। मुकाबल की आवाज सुनी थी। ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा, अभी आता हूँ। यकीनन दूसरी तरफ वाला इंसान समझ गया था कि वो सोया उठा था। फोन बंद हो चुका था। कौन था? आयजा भी उठ चुकी थी। उस्मान था। कोई जरूरी बात है इसलिए बुला रहा है। इतनी सुबह? आयजा कहती वलीद की गोद में लेट गई थी। वलीद जो कि सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था। वलीद ने उसकी तरफ देखा। स्याह नाइटी उसके सेहतमंद जिस्म को छुपाने में नाकाम थी। नाइटी बमुश्किल उसके कोहनियों से नीचे आ रही थी। उसका सीना नाइटी से बाहर नजर आ रहा था। वली, मत जाओ ना। वो वली की गर्दन में हाथ डाले कह रही थी। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन जाना पड़ेगा। वो उसके लबों को चूमता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कल रात वो आर्यान के निकाह से वापस आए थे। कल की रात बहुत हसीन थी। आयजा याद करती आंखें बंद कर गई थी। उसके इंतहा के खूबसूरत मंजर याद करके ही वो पुरसुकून हो रही थी। इतने अरसे बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल हुई थी, वरना वो तो भूल ही गई थी जीना किसे कहते हैं। हाशिर के बहकावे में आकर वो अपना सब कुछ गंवाने जा रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र था वो अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत की तरफ लौट गई थी। सामने तैयार होते वलीद को देखकर वो सोच रही थी, घर कब आओगे वली? वो बेड से उतरती उसके पास चली गई थी। ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। वो सामने मिरर में देखता बोला, लाओ मैं लगाती हूँ। वो शर्ट का बटन बंद कर रहा था जब उसके आगे आती बोली थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ खुश थे। उन दोनों का साथ ही एक दूसरे के लिए सब कुछ था। वो उसे प्यार करता चला गया था। और वो दरवाजा बंद करती मुस्कुराती हुई अंदर की तरफ चल दी। अंदर शान से नाश्ता बना चुकी थी। कल रात वो यहीं ठहरी थी। वो जानती थी आयदा जितनी सुस्त है, वो नाश्ता बनाने के लिए कहाँ उठने वाली थी। उस्मान के कहने पर वो उनके घर ठहर गई थी। थोड़ी देर तक वो उसे लेने आने वाला था। फिर वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने वाले थे। अब उसकी जिंदगी में उसका एक बच्चा भी था। वो नाश्ता करने लगी कि उसकी छोटी सी बहन कब बड़ी हुई और कब अपनी अलग दुनिया बसाने के काबिल हो गई, पता ही नहीं चला था। वो खुश थी उसे वलीद के साथ देखकर। वो दोनों एक मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। वो पुरसुकून होकर नाश्ता करने लगी। वो कल रात से घर नहीं गया था। हाशिर को सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया था। वहाब हमदान को कुछ देर पहले ही उसके बेटे से मिलाने पुलिस वैन में ले जाया गया था। दिलावर कहाँ गायब था अभी तक पता नहीं चल सका था। अभी वो आर्यान के फार्म हाउस पे पहुंचा था। यहाँ के गार्ड उसे शुरू से ही जानते थे, इसलिए वो अब आर्यान की गैर मौजूदगी में भी यहाँ आ जाया करता था। सलाम साहब। अकमल जो कि यहाँ खाना बनाता था, वो रोज सुबह और शाम को ही सिर्फ यहाँ आता था। मेरे लिए नाश्ता बना दे। वो सर के इशारे से सलाम का जवाब देता नाश्ते का बोलता अंदर चला गया था। कल रात आर्यान का निकाह था। वो लड़की जिसपे उन सबकी नीयत खराब थी वो आर्यान की बीवी थी। और हैरत ये थी कि अब कभी ऐसा ख्याल भी दिल में न आया था। उसे शांति को लेने जाना था। वो कल से ही उसे सवाल पे सवाल कर रही थी। अभी वो अंदर बैठा नाश्ता ही कर रहा था कि आर्यान भी अंदर दाखिल हो गया।
वो उसके गले मिलता उसे मुबारकबाद दे रहा था। आर्यन के चेहरे पे खुशी साफ नजर आ रही थी। वो जानता था जो खबर वो उसे सुनाएगा उसके बाद शायद वो थोड़ा अपसेट हो जाए। क्या बात थी जो ऐसे इमरजेंसी में बुलाया तुमने? तुम्हारा शर्मीला चेहरा देखना चाहता था, लेकिन यहाँ तो शर्म का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। वो हंसता हुआ बोला था। तुम्हें देखकर क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम सारी रात सोए ही नहीं? खैरियत तो है? शादी तो मेरी थी, लेकिन जागते तुम रहे हो सारी रात। आर्यन काफी फ्रेश फील कर रहा था। कुछ ऐसा ही समझ लो। हाँ, कल रात तुम कहाँ चले गए थे? निकाह भी पूरा अटेंड नहीं किया तुमने? आर्यन को अचानक याद आया था। बताता हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? अब कि आर्यन परेशान हुआ था। क्या हो रहा है? तो दूल्हा साहब भी यहाँ मौजूद हैं। वलीद अंदर दाखिल हुआ था। हाँ, क्या हाल चाल है? आर्यन उसे पूछता गले मिला था। वो बात दरमियान में रह गई थी। अकमल बाबा, वलीद ऊंची आवाज में चीखा था, मेरे लिए भी उस्मान साहब वाला नाश्ता ले आए। वलीद ने कहता रिमोट उठाकर एलईडी ऑन कर चुका था। क्या बात है तुम लोगों को? क्या तुम दोनों की बीवियों ने घर से निकाल दिया है जो यहाँ पर आके नाश्ते कर रहे हो? आर्यन उन दोनों को देखता हैरान हो रहा था। वलीद एलईडी पे रेसलिंग लगाकर देख रहा था। वली यार बंद कर इसे, उस्मान उसे कह रहा था। वो इतना सीरियस होकर कह रहा था कि वलीद जल्दी से ऑफ कर गया था। आर्यन भी मतवज्जा हो गया था। कल रात हाशिर की मौत हो गई है। उसके अल्फाज थे या क्या कि इतने ही लम्हे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। कैसे? कुछ लम्हों बाद आर्यन की आवाज गूंजी थी। मैंने कत्ल किया है उसे। हॉस्पिटल की छत पर एक बच्चे को लेकर चढ़ गया था। मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ी। छत से गिरकर मर गया है। अभी वो सर्द खाने में है, अगर तुम लोग देखना। उस्मान आहिस्ता आहिस्ता से सब बता रहा था। एक बार फिर वही सन्नाटा छा गया था। वह मरते हुए भी कमीनेपन से बाज नहीं आया। एक बार फिर आर्यन ही बोला था। मुझे उसकी मौत पे कोई अफसोस नहीं और ना ही मुझे उसकी शक्ल देखनी है। जिस लम्हे उसने मेरी पीठ में खंजर खोपा था, उस वक्त ही मैं उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुका हूँ। अगर उस्मान तुम्हें उसकी मौत का अफसोस है, और जैसा कि मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम सारी रात सोग मनाते रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे बाद उसका अगला शिकार तुम ही होते। इसलिए अच्छा हुआ वो मर गया। हम सबके जिंदा रहने के लिए उसका मरना जरूरी था। खस कम जहां पाक, आर्यन तलखी से कह रहा था। लेकिन उस्मान जानता था कि अंदर कहीं थोड़ा सा अफसोस तो उसे भी होगा। आर्यन सही कह रहा है। अगर वो ना मरता तो हम में से कौन जिंदा होता आज, ये बताना मुश्किल है। वो मुझे हम चारों में से खत्म करने चला था, लेकिन आज वो खुद कहाँ है? जो गड़ा उसने हमारे लिए खोदा था, उसने आज वही है। मुझे भी उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है। वलीद भी कह रहा था। वो दोनों सही कह रहे थे। अगर हाशिर आज आजाद होता तो उन तीनों में से कौन कहाँ होता, किसे पता था? हाशिर को उसका लालच ले डूबा है। वो अपनी जात के लालच में सब भूल गया, और ये तो फिर होना ही था। उस्मान बोला था। हाँ, लेकिन अब हमारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। सारे डर खत्म हो गए हैं। अब खुल के जी सकते हैं हम और हमारे घर वाले। खैर, मैं तुम लोग को ये बताने आया था कि परसों सुबह 4 बजे मेरी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट है और कल रिसेप्शन पार्टी है। आर्यन उन्हें इन्फॉर्म कर रहा था। तू हनीमून पे जा रहा है? वलीद खुशी से पूछ रहा था। हाँ, 1 महीने का वर्ल्ड टूर करने वाले हैं हम। दिल चाहा तो 1 महीने में वापस आ जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है मेरे भाई, जिंदगी एंजॉय कर। उस्मान उसकी टांग पे हाथ मारता बोला था। जा राज, जी ले अपनी जिंदगी। वलीद आर्यन के बाल खराब करता डायलॉग भी खराब कर रहा था। ये देख मेरे हाथ, बख्श दे, अब तो बख्श दे। तुझे कितनी दफा बोला, ना तो मुहावरे बोला कर और ना ही डायलॉग और ना ही शेर। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, ये है असली डायलॉग। उस्मान बाकायदा हाथ जोड़ता बोला था। पता है मुझे, हमारे पास कौन सा सिमरन है, हमारे पास तो राज है, तो हम राज को ही कहेंगे कि जी ले अपनी जिंदगी। वलीद एक और बूंदी थ्योरी लाया था। आर्यन हंस रहा था। उस्मान भी कुछ देर वलीद को देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती थी। वो तीनों अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे थे। पिछली जिंदगी को वो बहुत पीछे छोड़ चुके थे। वो एक दूसरे से गले मिलते, एक दूसरे की खुशियों और कामयाबियों के लिए सच्चे दिल से दुआ गो थे। वो तीनों बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि वो हमेशा से 3 ही दोस्त हों। लेकिन अंदर कहीं दिल में एक अफसोस भी था। काश
सब कुछ इस तरह ना हुआ होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन कुछ काश हमारे दिलों में ही रह जाते हैं। यही जिंदगी का असूल है और इसी के साथ सब जीते हैं। उन तीनों की मंजिल अलग थी, रास्ते अलग थे, लेकिन दिल एक ही था। वो अब एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। बहुत मुश्किल से ये दोस्ती बची थी। वो तीनों अपनी जिंदगियों की तरफ लौट गए थे जहाँ उनकी मोहब्बत उनका इंतजार कर रही थी। मुश्किलात ने उन्हें जिंदगी की हकीकत से आशना करवा दिया था।